नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। आज हम यहाँ DFCCIL आपके 2016 का जो पेपर हुआ था उसमें एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD पोस्ट के लिए जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैथ्स के टोटल 20 क्वेश्चन आए थे। तो 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो 11वें क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन आज खत्म हो जाएंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ A इज़ इंटीजर, B इज़ नेचुरल नंबर, देन A इंटरसेक्ट B, ये क्या होगा? तो देखिए A इंटीजर, हिंदी में हम इंटीजर को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या, ठीक है। और ये पूर्णांक संख्याएं क्या होती है हमारे पास? पूर्णांक संख्याएं हमारे पास होती है ये माइनस इन्फिनिटी से चल लेकर 0, 1, 2, 3 ये चलते चलते प्लस इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। और बी आपके क्या दे रखा है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है आपके पास? नेचुरल नंबर क्या होता है आपके पास? तो हिंदी में हम बोलते हैं इसको प्राकृत संख्या। और ये क्या होती है आपके पास? 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब देखिए ए इंटरसेक्ट बी का मतलब क्या होता है कि इन दोनों में जो उभयनिष्ठ मतलब जो दो कॉमन जो चीजें आ रही है वो क्या है? तो देखिए माइनस इन्फिनिटी से लेके ये इन्फिनिटी है, तो इनमें से माइनस वाले नंबर तो कॉमन है ही ना। कॉमन तो केवल 1, 2, 3 ये यहाँ से यहाँ तक कॉमन आ रहा है। मतलब जो ये प्राकृत संख्या है, पूर्णांक संख्या पूरी आ रही है ना, तो इनमें जो कॉमन नंबर आ रहा है वो क्या आएगा? नेचुरल नंबर ही आएगा। मतलब नेचुरली इन दोनों में मिला के कॉमन क्या आएगा? नेचुरल नंबर ही आएगा ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। ए इंटरसेक्ट बी का मतलब क्या होता है कि दोनों में उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन क्या क्या है? तो यहाँ के केवल नेचुरल नंबर ही तो कॉमन आ रहा है, बाकी माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक तो कुछ कॉमन है ही नहीं। आगे चलते हैं। पहली 1947 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो देखिए पहली 1947 विषम संख्याओं का औसत, तो प्रथम पूरा लिखता हूं, प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है आपके पास? प्रथम n विषम संख्याओं का योग ये होता है आपके पास n स्क्वायर, ठीक है। n क्या होता है आपके पास? जो दी हुई संख्याएं होती है, तो योग तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 1947 का स्क्वायर। अब देखिए एवरेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? एवरेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि संख्याओं का योग बटा कुल संख्या है। तो संख्याओं का योग तो कितना आ रहा है हमारे पास? 1947 का स्क्वायर। और टोटल नंबर कितने आ जाएंगे? 1947 नंबर है ना टोटल, तो 1947 ये इससे एक स्क्वायर कट जाएगा तो बचा क्या हमारे पास? 1947। तो मतलब एवरेज कितना आया हमारे पास? 1947। और ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए समीकरण में Q का अधिकतम मान क्या होना चाहिए? अब देखिए ये तीन संख्याएं दे रखी है हमारे को, 3p4 5 Q2 2r8, और इसका सम कितना दिया हुआ है हमें? 1104। और हमको पूछा क्या इसने? Q का अधिकतम मान मतलब Q की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या पॉसिबल होगी? तो देखिए 4 to 6, 6 और 8 कितना हो जाएगा? 14। मतलब ये 4 तो यहाँ आ रहा है, ऊपर कितना जाएगा आखिर में? 1, ठीक है। 1 कैरी गया आपके। अब देखिए अगर मैं P को 0 मान लेता हूँ, अब देखो मेरे को 0 लाना है ना टोटल, तो अगर मैं 1 में 9 प्लस करूंगा तभी तो मेरे पास 10 बनेगा, तभी तो ये 0 आएगा और 1 कैरी जाएगा। तो देखिए अगर मैं P को 0 मान लूँ और R को 0 मान लूँ तो 9 की मैक्सिमम वैल्यू में 9 मान सकता हूँ ना, और ऑप्शन में भी हमारे को 9 मिल रहा है, तो हमारा सीधा से आंसर क्या हो जाएगा? 9। अब देखिए आप देख लीजिए, अगर यह 0 होता, यहाँ 0 होता, ये 9 होता, तो 10 की सुपर हासिल पर 1, ये कितना हो जाता है? 4, 4, 5, 9, 9, 2, 11। कंडीशन में सेटिस्फाई हो रही है ना, तो मतलब Q के अधिकतम मान हमारे पास क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 सदस्यों में से 5 सदस्यों को कितने प्रकार से चुना जा सकता है? तो देखिए ये वाला जो है ना, ये आपके कॉम्बिनेशन का केस है, ठीक है। कॉम्बिनेशन का केस है आपके पास। क्या कह रहा है कि 7 सदस्यों में से 5 सदस्यों को कितने प्रकार से चुना जा सकता है? मतलब हमारे को यहाँ कोई आपको परफेक्ट एक निश्चित सीक्वेंस में नहीं सेलेक्ट करना, 5 सदस्य आपको रैंडम कैसे भी करके 7 में से 5 उठाने, तो ये कॉम्बिनेशन का केस है। तो देखिए ये क्या कंडीशन बन जाएगी? 7 में से 5 जनों को सिलेक्ट करना है, तो 7C5 आपका ये कॉम्बिनेशन की कंडीशन बनेगी। इसको देखो, इसको सोल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये क्या हमारा NCR, टोटल तो कितने हैं? 7, और सिलेक्ट कितने करने हैं? 5। तो देखो इसको सेलेक्ट करना, इसको खोलने का तरीका क्या होता है हमारे पास? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n, सॉरी ये होता है आपके पास फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r अपॉन में फैक्टोरियल r। इसको सोल्व कैसे करेंगे? देखिए फैक्टोरियल ये तो कितना है? n की वैल्यू क्या है? फैक्टोरियल 7, ठीक है। अपॉन में ये क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 7 माइनस 5 और फैक्टोरियल 5। देखो उसको खोलोगे आप 7 को, तो ये कैसे खोलोगे? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। और फिर ये 7 में से 5 माइनस होगा तो क्या बच जाएगा? फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 को खोलोगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 1। अब फैक्टोरियल 5 को खोलोगे तो क्या आएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू
2 इंटू 1। देखिए ये सबसे तो ये सब कट जाएगा, 2 से इसको काटोगे कितने बार, 3 बार, तो ये कितना आएगा 7 या 21। तो कितने तरीके से चुना जा सकता है, 21 तरीकों से चुना जा सकता है, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। देखो इस चीज को मैंने फॉर्मूले से बताया आपको, बेसिक से समझाने के लिए। बाकी अगर आप इसको डायरेक्ट सोल्व करना चाहते हैं ना, तो आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे। कैसे, 7C5 है ना, तो 7 को 5 टाइम्स लिख दीजिए आप, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, 5 टाइम्स लिखा। अब कुछ नहीं करना था आपको, 5 है ना, इस 5 को भी आप फैक्टोरियल खोल देते 5 बार, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखिए 5 4 3 से 5 4 3 तो ये कट जाता, 2 से इसको काट देते 3 बार, और ये कितना था 7 3 21। तो आप इसको डायरेक्ट भी इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये मैंने फॉर्मूले से भी समझा दिया, और ये डायरेक्ट अगर आप इस तरीके से करना चाहते हो तो इससे भी कर सकते हो। ठीक है, बेसिक भी हो गया और आपका फॉर्मूला भी पता चल गया। अब आगे चलते हैं, शब्द कंप्यूटर के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर वोवेल्स हमेशा साथ रहे। क्या कह रहा है कि स्वर साथ रहना चाहिए। तो देखिए ये जो वर्ड है ना आपका कंप्यूटर, COMPUTER, इसमें वोवेल्स कौन कौन से हैं, आपके स्वर कौन कौन से हैं, एक तो ओ, एक यू और ई। तो देखिए व्यंजन को साथ साथ लिख देता हूं मैं, CMPTR, मतलब ये 6 तो सीक्वेंस में आ सकते हैं, लेकिन OUE है ना आपके पास, OUE ये हमेशा आपके साथ ही आएंगे। ठीक है, ये साथ आएंगे, लेकिन एक चीज देखना, ये टोटल कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये तो सब साथ आएंगे, तो फिर ये फैक्टोरियल 6, मतलब इसको हम 6 तरीकों से लिख सकते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ 1 2 3 इनका सीक्वेंस भी तो चेंज हो सकता है, तो क्या होगा, ये फैक्टोरियल 3, मतलब ये पूरे को तो हम कितने 6, 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं ना, तो फैक्टोरियल 6 तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन इसमें भी इसको OUE को भी तो हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए O अभी यहाँ आया तो फिर एक बार यहाँ आ जाएगा, एक बार यहाँ आ जाएगा, ऐसे E एक बार यहाँ आया तो यहाँ आया, तो ये इसके तरीके कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व भी कर सकते हो तो आप कर सकते थे। ठीक है, 720 को 6 से मल्टीप्लाई करते तो भी आपका आंसर आ जाता है। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होगी, 720, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो 720 को आप 6 से मल्टीप्लाई करते तो आपका वैसे भी आंसर, ऑप्शन में आपको फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। 6 लोग ABCXY और Z एक साक्षात्कार के लिए जाते हैं। ठीक है, साक्षात्कार में X और Y दोनों के चुने जाने की संभावना कितनी है। तो देखो क्या कह रहा है कि 6 लोग हैं हमारे पास, ABCXY और Z एक साक्षात्कार के लिए जाते हैं। तो साक्षात्कार इंटरव्यू में X और Y दोनों के चुने जाने की संभावना ज्ञात करो। तो देखो X और Y दोनों को चुना जाना है ना, तो एक की कंडीशन कितनी है, देखो 1 2 3 4 6 है ना टोटल, तो X के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 1/6, और इसी तरीके से Y के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 1/6, और दोनों को एक साथ चुना जा रहा है ना यहाँ। तो ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/6 इंटू 1/6 1/36 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब दोनों के चुने जाने की संभावना कितनी हो जाएगी, 1/36। अब देखो इस क्वेश्चन को देखना, यदि a इक्वल टू एक्स सच दैट x लेस देन इक्वल टू 10 और x एप्सिलॉन n, मतलब n क्या है यहाँ, देखो n क्या है यहाँ आपके यहाँ, नेचुरल नंबर, नेचुरल मतलब प्राकृत संख्या है। अब b इक्वल टू एक्स सच दैट x लेस देन इक्वल टू 10 x एप्सिलॉन w क्या होता है आपके पास, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या है। तो देखिएगा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, x लेस देन इक्वल टू 10, और क्या है, ये क्या है, n नेचुरल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, तो x की वैल्यू 10 से पहले तक कितनी आ जाएगी, 1 2 3, और ये कहाँ तक जाएगी, ये संख्या है 10 तक जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो ये आ गई। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है हमारे को, ये क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या आपके किससे स्टार्ट होती है, 0 से, तो 0 से 10 तक। तो देखिए अब एक चीज देखना यहाँ, ये 1 से स्टार्ट हुई, लेकिन ये क्या होल नंबर है ना, पूर्ण संख्या है, वो 10 से पहले, तो 10 के बराबर या 10 से पहले, इसलिए 10 लाए, यहाँ पे भी 10 के बराबर या 10 से पहले था। तो ये कितनी आ जाएगी, 0 1 2 3, ये करते करते ये 10 तक जाएगी। अब हमको क्या निकालना है, a माइनस बी। ठीक है, तो a माइनस बी का मतलब होता है क्या आपके पास सेट के अंदर, a माइनस बी का मतलब ये होता है कि a के अंदर कितनी संख्या है जो b के अंदर नहीं है। ठीक है, मतलब a के अंदर इतनी ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो b के अंदर नहीं है। तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है क्या जो a में हो और b में नहीं हो, देखो 1 2 3 4 10 यहाँ तक है ना, 0 इसमें एक्स्ट्रा, लेकिन a में तो कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है ना कि जो b में हो, मतलब a के अंदर a में एक भी ऐसी संख्या नहीं है जो एक्स्ट्रा हो जो b में नहीं हो। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास नल सेट आ जाएगा, या फिर इसको आप और क्या लिख सकते हो, 5 भी इसको
लिख सकते हो तो ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, या तो नल सेट हो जाएगा या फिर फाइव, आप दोनों इसको बोल सकते हो। आपके नल सेट को ही हम फाइव बोलते हैं। देखो ए माइनस बी का मतलब ये मैं एक बार और लिख देता हूँ यहाँ, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो केवल ए में हो, ठीक है, जो ऐसी संख्या है जो केवल ए में हो बी में ना हो, ठीक है। तो यहाँ तो ऐसी कुछ संख्या थी नहीं ना। अगर मान लीजिए कि अगर एक ए आपके पास होता 2 3 5, ठीक है, और बी आपके पास होता 3 4 6, तो आपका यहाँ आंसर क्या हो जाता है, ऐसी संख्या है जो ए में हो और बी में ना हो। तो देखिए 2 और 5 नहीं है ना, तो हमारा ये ए माइनस बी यहाँ क्या आ जाता, 2 और 5, जो ए में है और बी में नहीं है। एक्स वाई की तुलना में 5 गुना तेजी से काम कर सकता है और इसलिए इससे वाई से 36 दिन कम लगते हैं। वह अवधि ज्ञात करें जिसमें वाई को काम पूरा कर सकता है। देखो यह हमारे को क्या दे रखा है, एक्स वाई की तुलना में 5 गुना तेजी से काम कर सकता है, मतलब वर्किंग कैपेसिटी दे रखी, और हिंदी में बोलो तो आप इसे कार्य क्षमता बोल सकते हो। देखो वर्किंग कैपेसिटी या कार्य क्षमता क्या होती है कि एक दिन में कितना काम करते हैं वो। तो क्या बोल रहा है कि एक्स वाई की तुलना में 5 गुना तेजी से काम करता है। एक्स जो है ना वो वाई की तुलना में कितना, 5 गुना तेजी से काम करता है। मतलब एक दिन में अगर एक्स 5 काम करता है तो वाई क्या करता है, केवल एक काम करता है। तो टोटल वर्किंग डे जो होते हैं ना, टोटल डे, तो ये क्या हो जाता है, इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो एक्स अगर किसी काम को एक दिन में करेगा तो वाई उसी काम को कितने दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है हमारे को, और इसलिए इसे वाई से 36 दिन कम लगते हैं। अब देखो अगर ये वाई 5 दिन में कर रहा है, एक्स एक दिन में कर रहा है, तो कितने दिन कम में कर रहा है, 4 दिन कम में कर रहा है ना। और 4 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 36, तो मतलब कितना गुना, 9 गुना। तो पूछा क्या इसने हमारे को, वाई काम को पूरा करेगा, तो वाई ये भी कितना हो जाएगा, 9 गुना। तो 9 पंजे 45, मतलब वाई उस काम को कितने दिन में करेगा, 45 दिन में। इसी तरीके से अगर हमारे को एक्स की पूछा होता तो एक्स को भी आप क्या करते हैं, 9 टाइम कर लेते, तो ये कितना हो जाता, 9 दिन में। मतलब एक्स तो करेगा 9 दिन में, वाई करेगा 45 दिन में, और दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, तो वो भी आप निकाल सकते थे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वाई काम को पूरा करेगा 45 दिन में, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। दो गाड़ियां एक दूसरे को विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है, तो दोनों ट्रेनों की गति 105 किलोमीटर पर आवर और 120 किलोमीटर पर आवर है। तो एक दूसरे के संबंध में दोनों ट्रेनों की सापेक्ष गति क्या होगी। सापेक्ष गति को हम क्या कह सकते हैं, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, इसको ही हम रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। अब क्या करें, दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही है, मतलब एक इधर और एक इधर जा रही है। तो एक की स्पीड तो क्या है, 105 किलोमीटर पर आवर, और एक की स्पीड क्या है, 120 किलोमीटर पर आवर। तो जब ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हो ना, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है कि दोनों ये स्पीड जो है ना वो ऐड हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, 105 और 120, 225 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या हो जाएगी, इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। ठीक है, एक स्कूल में 250 छात्र हैं, जिनमें से केवल 50 फुटबॉल, 47 शतरंज और 40 टेनिस खेलना पसंद करते हैं। मतलब क्या कह रहा है, देखो उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को। ये तो हम बना देते हैं, ये तो क्या हो गया हमारे पास, क्या है, ये तो फुटबॉल, ये टेनिस, और ये हो गया चेस। अब वो क्या कह रहा है कि जिनमें से केवल 50 फुटबॉल, मतलब 50 तो केवल फुटबॉल ही खेलते हैं, और टेनिस वाले कितने, केवल 40 टेनिस वाले हैं, और चेस वाले कितने, केवल 47 चेस वाले हैं। अब एक चीज देखिएगा, अब आगे क्या करा वो, 35 छात्र फुटबॉल और टेनिस दोनों, मतलब फुटबॉल और टेनिस दोनों खेलने वाले कितने, 35। ठीक है, और इसी तरीके से 33 छात्र शतरंज और टेनिस दोनों, 33 शतरंज और टेनिस, मतलब 33 छात्र जो हैं शतरंज और टेनिस दोनों खेलते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो 38 फुटबॉल और शतरंज दोनों, मतलब फुटबॉल और चेस दोनों खेलने वाले कितने हैं हमारे पास, 38। अब एक चीज देखना, आप आगे और देखते हैं, यदि 27 छात्र किसी खेल को पसंद नहीं करते और 27 छात्र किसी खेल को पसंद नहीं करते, तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात करो जो सभी खेल पसंद करते हैं। देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, 250। 250 में से अगर 27 किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास बच कितने जाएंगे, 223। ठीक है, ये 223 हो गए। अब एक चीज और देखिएगा, 50 केवल फुटबॉल खेल रहे हैं, 40 केवल टेनिस खेल रहे हैं, और 47 केवल आपके पास चेस खेल रहे हैं। तो ये कितने हो गए आपके पास, फुटबॉल प्लस टेनिस, मतलब एक गेम खेलने वाले स्टूडेंट कितने हो गए, 50, 40 और 47 कितने हो गए, 90 और 47 कितने, 137। ठीक है, 137। अब एक चीज देखिएगा, 223 में से मैं अगर 137 माइनस कर देता हूं तो कितना बचेगा, ये मेरे पास 223 में से अगर 136 माइनस करूंगा तो कितना,
86 बचेगा। अब एक चीज देखना, आप एक चीज नोट करना, ये 86 यहाँ बच रहे हैं। अब देखो ये दो यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है आपके कि केवल ये दो, ये जो प्लेयर जिनको 38 जिनको फुटबॉल और चेस पसंद है ये टेनिस नहीं खेलते, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इन तीनों में से कुछ प्लेयर ऐसे भी होंगे जो आपको जो तीनों गेम खेलना पसंद करते हैं। तो देखो इसको आप ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से खेलना, मतलब 38, 35 और 33 में से आपके एक ऑप्शन में भी एक वैल्यू फंस रही है। तो देखो हम यहाँ से एक आंसर 10 उठाते हैं। अगर तीनों गेम खेलने वाले अगर 10 खिलाड़ी हैं तो यहाँ कितनी संख्या हो जाएगी 28, और यहाँ कितनी हो जाएगी 33 में से 10 माइनस करेंगे तो 23, और 35 में से 10 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 25। अब देखो 25, 10, 23 और 28 को जोड़ के देख लो 86 हो रहा है क्या हमारे पास। तो यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी क्या, 25 प्लस 10 प्लस 23 प्लस 28। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 25 और 10 35, 35 और 23 कितना हो जाएगा आपके पास 35 और 23 कितना हो जाएगा 58, 58 और 28 कितना हो रहा है आपके पास 8, 8, 16 6 हासिल पर 1, 8, 86। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। देखो 38 टोटल तो अब खेल रहे हैं ना, क्योंकि 10 तो सभी गेम खेलते हैं और 28 केवल दोनों गेम खेलते हैं, तो 38 ये सब हमारा हो रहा है पॉसिबल। ये 33 यहाँ दोनों खेलते हैं, तो मतलब इसके अंदर ये वाले प्लेयर भी तो हैं जो सब गेम खेल रहे हैं 10। तो 23 तो केवल ये हैं जो चेस और टेनिस खेल रहे हैं, बाकी 10 प्लेयर जो हैं सभी गेम खेल रहे हैं, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही 33। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ कंडीशन ये सेटिस्फाई हुई ना, मतलब इस ऑप्शन से सेटिस्फाई होते हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10, हमारा यहाँ सीधा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन इसको आप इजीली कर सकते हो, थोड़ा सा बस प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके 2016 का पेपर भी होता है कंप्लीट। इसकी पीडीएफ में आपके कल तक मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।